जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, पूर्ण प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है और सबसे पहले जो आज का आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, व्यंजनों की संख्या बतानी है। दोस्तों मैंने आपको स्वर, व्यंजन ये सारी चीजें पढ़ाई थी, है ना, कि मूल रूप से अगर बात की जाए तो स्वर की संख्या आपकी हो जाती है कितनी, 11, है ना। और दोस्तों दो स्वर और बढ़ जाते हैं, अम और आहा, तो हो जाती है संख्या 13, लेकिन मूलतः 11 ही माने जाते हैं। और व्यंजनों की संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है दोस्तों 33। आपको पता होगा 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर जो व्यंजनों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 33। तो बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, का के बाद आता है ना, छा के बाद आता है, त्रा के बाद आता है या फिर ज्ञा के बाद आता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। और दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपका जो होगा वो होता है का के बाद क्रम आता है दोस्तों, काय का, छा का, छा, यानी कि जो ए नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आप टिक कर लेना और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दोस्तों, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द सर्वनाम का भेद क्या है। उसने, ये रेखांकित किया गया है उसने, अब उसने बताना है कौन सा भेद है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। उसने कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, ये यहां से पूछा गया। और प्रश्न क्रमांक 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि ना तो निजवाचक है, ना निश्चयवाचक है और ना ही संबंधवाचक, तो उत्तर आपका क्या होगा, पुरुषवाचक, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये उसने पत्र लिखा और उसने जो हो जाएगा वो पुरुषवाचक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, दोस्तों रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है, हिमालय, हिमालय, इनमें बताना है हमें, कर्म कारक है, अपादान है, करण है या फिर संप्रदान कारक है। 2 विकल्प हैं दोस्तों, 4 का उत्तर आपको बताना है और 4 का आपका जो सही आंसर होगा, आपको याद रख लेना है दोस्तों, कंफ्यूजन होती है करण कारक में और अपादान कारक में, है ना, और कर्म कारक में और संप्रदान कारक में, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। संप्रदान कारक में क्या होता है, कुछ देने के लिए को विभक्ति का यूज किया जाता है ना, और उसी प्रकार कर्म में भी को किया जाता है, लेकिन इसमें यही भेद है कि संप्रदान में कुछ देने के लिए को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से विभक्ति आ रही है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कर्ण कारक में, तो कर्ण कारक नहीं होता दोस्तों, यहाँ निकलना मतलब अलग होने के लिए प्रयोग होती है तो अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कर्ण कारक और अपादान कारक में कंफ्यूज होते हैं, संप्रदान कारक और कर्म कारक में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो याद रख लेना कर्म और संप्रदान में, है ना, कर्म संप्रदान में क्या होता है, कुछ देने के लिए संप्रदान कारक हो जाता है और दोस्तों अलग होने के लिए अपादान कारक हो जाता है। इसमें से इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना कारक में। ठीक है, हमेशा पूछे जाते हैं कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, मजदूर, शत्रुता, यश या फिर सेना, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर बताना है। और जातिवाचक मतलब किसी जाति विशेष का बोध करवाए, वो जातिवाचक होती है दोस्तों। जैसे बात करें क्या, यश, तो यश तो आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात करें दोस्तों शत्रुता, शत्रुता आपका ये भाव है शत्रुता का, तो ये भी नहीं है आपका। ठीक है, ये भी नहीं है। अब 2 में से आपको चयन करना है, मजदूर या फिर सेना, यानी कि 5 का उत्तर बताना है और 5 का सही उत्तर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा।
और दोस्तों आपका जो मजदूर है, मजदूर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 में मजदूर में जितने भी मजदूर हैं वो सारे मजदूर आएंगे, है ना। तो मजदूर क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। सेना समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी दोस्तों, यानी आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ए नंबर। अगला आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो कौन सा है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, सर्वदा, इतना, सर्वत्र या फिर गलत। प्रश्न क्रमांक 6 में और कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक आपका होगा दोस्तों ना तो सर्वदा है ना सर्वत्र है, ये तीनों ही गलत हैं। इतना, इतना यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही है, सी। ठीक है, सी नंबर जिनने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखान के शब्द में कारक बताना है दोस्तों। मुख्य अतिथि के सम्मान में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। और आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, यानी कि अधिकरण कारक में जो मैं और पर ये जो विभक्ति चिन्ह आते हैं वो मैं पर आते हैं, है ना। तो मैं आया है यहाँ पर, सम्मान में यह आयोजन किया गया, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, अधिकरण कारक। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछ लिया गया 8 में। कौन है चिन्ह अधिकरण कारक के, सर ना तो काकी के हैं, ये तो काकी के संबंध होते हैं, है ना तो को के लिए हैं, ना ही से है, तो कौन सा है, मैं पर, है ना, अधिकरण मैं पर। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, अधिकरण मैं पर, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर में आपको टिक करना है, मैं पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना पढ़ना का क्रिया भेद कौन सा है दोस्तों, अकर्मक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपसे दो प्रकार से क्रिया पूछी जाती है, एक तो पूछी जाती है राम पढ़ता है कौन सी क्रिया है ना, ऐसा पूछा जाता है। और यहाँ पर पढ़ना क्रिया पूछ लिया गया, तो एक चीज याद रख लेना दोस्तों, ना जहां पर कर्ता नहीं होता है ना, वहां पर कैसे पहचाना जाता है क्रिया को, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है और 9 में उत्तर क्या हो जाएगा, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है। और दोस्तों यहां पर होगा पढ़ना जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है ना, पढ़ना, बी नंबर, इसलिए बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे आप बात करें कि राम रामायण पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, तो इस प्रकार से सकर्मक हो जाती है बी नंबर। ठीक है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है, कर्ता होता है, यानी कि 10 का आंसर बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जहां पर क्रिया का प्रधान कर्ता होता है वहां पर कर्तृवाच्य, जहां पर कर्म होता है वहां पर कर्मवाच्य, जहां पर भाव होता है वहां पर भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं और क्रिया का प्रधान अगर कर्ता है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, प्रधान अगर कर्म है तो कर्मवाच्य होगा, प्रधान अगर भाव है तो भाववाच्य होगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है विकारी शब्द कौन सा है दोस्तों, विकारी शब्द बताना है। 4 विकल्प हैं, मैं आपको विकारी की परिभाषा बताता हूं कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण दोस्तों अगर परिवर्तन आ जाता है शब्द में तो वो विकारी शब्द है, और अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो अविकारी शब्द यानी कि अव्यय उसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लड़का को अगर आप बहुवचन करो तो आपका हो जाता है लड़के, लड़का को बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। तो यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया वचन के कारण, तो आपका विकारी शब्द कौन हो जाएगा, बी। अब परंतु दोस्तों हर स्थिति में परंतु ही लिखा जाएगा, परंतुओं नहीं लिखा जाएगा, आज का आज ही लिखा जाएगा, आजो नहीं लिखा जाएगा ना आज ही लिखा जाएगा, इधर को इधर ही लिखा जाएगा। इनका किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो ये परंतु है परंतु ही लिखा जाएगा किसी भी परिस्थिति में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों। उद्यम का विलोम क्या होता है? उद्यम, प्रवीण, नीरज, आलस्य या फिर नृप, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का चयन करना है। और दोस्तों उद्यम का जो विलोम होता है ना तो प्रवीण होता है, ना नीरज होता है, ना होता है नृप। उद्यम का विलोम होता है आलस्य। आलस्य यानी बी नंबर, ठीक है। हम बोलते हैं हम कुछ उद्यम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, उसका विलोम हो जाएगा आलस्य, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का, ठीक है। अगला देखो, अनिवार्य का विलोम क्या होता है? अनिवार्य का विलोम बताना है दोस्तों। अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक या फिर इनमें से दोनों। तो अनिवार्य आप लोग बोलते हैं ना कि पूरे प्रश्न करना अनिवार्य हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो आपका जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? प्रश्न क्रमांक 13 में अपरिहार्य, अनिवार्य मतलब अपरिहार्य भी होता है और वैकल्पिक। अनिवार्य का विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो कौन सा होगा? हाँ वेरी गुड, ऐच्छिक भी होगा और वैकल्पिक, यानी कि विलोम पूछा गया तो विलोम में आपका ऐच्छिक भी आएगा और वैकल्पिक भी होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। विस्तृत का बताना है दोस्तों। विस्तृत का विलोम, विलोम क्या होगा? विस्तृत का विस्तार होगा, संक्षिप्त होगा, संक्षेप होगा या फिर संक्षिप्त होगा? क्या होगा? विस्तृत। हम कोई चीज विस्तृत पढ़ते हैं और विस्तृत के बाद कोई चीज हम संक्षेप में भी पढ़ते हैं, है ना। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? संक्षेप। संक्षेप, संक्षिप्त लिखा जाता है कि संक्षेप और संक्षिप्त। देखो डबल क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया गया दोस्तों। और 14 का आपका हो जाएगा क्या? संक्षिप्त, है ना, बी नंबर होगा। अब देखो सबसे पहला तो पूछ लिया गया कि विस्तृत का विलोम बताओ। अब विस्तृत का हमें पता है कि संक्षेप या संक्षिप्त। अब आपसे पूछ लिया गया कि संक्षेप और संक्षिप्त कैसा लिखा जाता है ना। तो संक्षिप्त सही होता है दोस्तों, बी नंबर, बी नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, डबल डबल आपको यहां पर टेस्ट देना पड़ता है ना। उन्मुख का विलोम क्या होता है? प्रमुख, विमुख, सन्मुख या त्रिमुख। उन्मुख का विलोम प्रश्न क्रमांक 15 में, और 15 का आपका बिल्कुल सही होता है दोस्तों। उन्मुख का ना तो प्रमुख होता है, ना सन्मुख होता है, ना त्रिमुख होता है। उन्मुख का सीधा हो जाता है आपका विमुख। विमुख यानी बी नंबर। उन्मुख का विलोम होता है विमुख और बी नंबर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, बी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, पर्यायवाची बताना है अब हमें। पर्यायवाची यानी कि 4 विकल्प हैं आपके सामने। पराग का पर्यायवाची क्या होगा? पराग का, पराग का सभी लोग बताएंगे पर्यायवाची क्या होता है। 4 विकल्प को चयन करें और पराग का पर्यायवाची बताएं। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 16 में दोस्तों, सुगंध, है ना। पराग का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होगा? सी, यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है विरासत। विरासत का, विरासत का क्या हो जाएगा? दे, दाय, प्रदेय या फिर धाय। विरासत यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 और 17 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्या? विरासत मतलब होता है क्या? दाय। दाय यानी सी नंबर, ये विरासत का पर्यायवाची होगा। ना दे होगा, ना प्रदेय होगा, ना धाय होगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 17 का भी आपका सी सही होगा, ठीक है, सी नंबर। और अगला है मृगधर का पर्यायवाची क्या होता है? मृगधर, सिंह, शिव, चंद्रमा या फिर मयूर। और 18 का आपका मृगधर का पूछा गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? मृगधर। प्रश्न क्रमांक 18, चार विकल्प हैं, सभी लोग आराम से चयन करके बताएंगे। और प्रश्न क्रमांक 18 में सिंह होगा, चंद्रमा होगा,
तो यहां पर आपका दोस्तों 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, बी। ठीक है, बी नंबर। मृगधर का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बी। अगला आपको बताना मनसिज। मनसिज का पर्यायवाची क्या होता है, पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या फिर मंदिर, यानी कि 19 का आंसर बताना है। मनसिज, और मनसिज का आपका हो जाएगा दोस्तों कामदेव। मनसिज का पर्यायवाची होता है क्या, कामदेव। ठीक है, कामदेव, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मनसिज मतलब कामदेव। ठीक है, सी नंबर। घर का पर्यायवाची क्या होता है, घर को क्या कहेंगे दोस्तों, बिहार, एला, आश्रम या फिर गेह। 20 का आंसर दोस्तों, घर का जो उपयुक्त पर्यायवाची है वो कौन सा है, गेह। गेह यानी कि डी नंबर। ठीक है, घर का पर्यायवाची क्या है, गेह। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। बहुब्रीहि समास यानी कि पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या फिर चरण कमल। और 21 में बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना था, तो आपको पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा, है ना, और करोड़पति भी नहीं होगा, चरण कमल भी नहीं होगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, है ना, वो कहलाएगा चतुर्भुज। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चरण कमल ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कर्मधाराएं हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करना है दोस्तों। शब्द के लिए उपयुक्त समास का द्वंद्व समास, सुख दुख। सुख दुख के लिए कौन सा होगा, अव्ययी, कर्मधारा या फिर द्विगु। तो दोस्तों आपने चयन किया है कि सुख और दुख एक दूसरे के क्या हैं, विलोम हैं। हम सुख और दुख इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, और योजक चिन्ह भी है, यानी उत्तर हो जाएगा ए नंबर, है ना, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला देखेंगे तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम, कान, कन्हैया, कृष्ण या फिर किशन, यानी कि 23 का आंसर बताना है। और 23 में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि तत्सम शब्दों में अधिकांश या तो छा शब्द आएगा, ठीक है, या फिर सा शब्द आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद पहचानना है। अधिकांश शब्दों में छा जरूर आता है, सा जरूर आता है, ज्ञा जरूर आता है, यानी कि संयुक्त वर्ण। और दोस्तों आपके उसमें संघर्षी वर्णों का प्रयोग ज्यादा होता है, कौन से में, तत्सम वर्णों में, है ना, ऐसे वर्ण होते हैं कुछ। और यहाँ पर जो कृष्ण है आपका डी नंबर वो बिल्कुल सही हो जाता है, कृष्ण। ठीक है, सूचिका का तद्भव शब्द कौन सा है, सूचिका, सूचना, क्रम संख्या, सुई या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है। और 24 सूचिका का तद्भव शब्द क्या हो जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चयन करना है आपको 4 तद्भव और तत्सम में से। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सूचिका का जो तद्भव शब्द होता है वो हो जाता है कौन सा, सूचना, है ना, सूचना, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या हो जाएगा सही आपका, व्यंजन संधि का उदाहरण सदैव, निर्गुण, मनोरथ या फिर दोस्तों सदाचार या निर्गुण। प्रश्न क्रमांक 25 में बताना है हमें। और 25 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी, यानी कि सदाचार। सदाचार में आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, सदाचार में
व्यंजन संधि। नेक्स्ट है पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या है? पितृधन अनुमति, तो पित्रानुमति इसका सही होगा, पित्रानुमति होगा, पितृनुमति होगा या पित्रानुमति होगा। पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या हो जाएगा? और संधि हमने पढ़ा है दोस्तों 26 का पित्रानुमति, है ना, पित्रानुमति, तो यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ट्वेंटी 26 का आंसर बताना है दोस्तों। 4 विकल्प हैं। और यहां पर आपका दोस्तों ना सी होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ए सही होगा, ए पित्रानुमति। इसको सुधार लेना, ठीक है। पितृधन अनुमति यानी कि पित्रानुमति, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, इसको सुधार लेना, ठीक है। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं है। तो वर्तनी शुद्धि के अनुसार विश्लेषण कैसा लिखा जाता है? विश्लेषण का चयन करना है प्रश्न क्रमांक 27 में। क्या होगा? 27 विश्लेषण कैसा लिखा जाएगा? और दोस्तों आपका क्या सही होगा? 27 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है बी, यानी कि विश्लेषण। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। बी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विकास के लिए आर्थिक खालिस्तान आवश्यक होती है। विविधता, सक्षमता, आत्मनिर्भरता या फिर बहुलता। प्रश्न क्रमांक अपना है 28 का। और विकास के लिए क्या आवश्यक होती है दोस्तों? 28 का आंसर बताना है आर्थिक आत्मनिर्भरता, है ना। आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी कि आपका जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों मुहावरे लोकोक्तियों के 4 वैकल्पिक अर्थ दिए हैं। इनमें से सही अर्थ का चयन करना और उन्हें चिन्हित करना है दोस्तों। मोहिकी खाना, मोहिकी खाने का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 29 इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ट्वेंटी 29 का उत्तर बताना है। मोहिकी खाने का अर्थ क्या होगा? 4 विकल्प हैं। उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? सी, हार जाना, है ना। मोहिकी खाना मतलब हार जाना और सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला आपको बताना है डपोर शंख। डपोर शंख ये इसका मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। विशेष तरह का शंख, है ना, या फिर आपका बे सिर पैर की बातें करने वाला या बहुत बड़ी गिनती या भारतीय शंख, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है। और 30 का जो आपका सही उत्तर होगा सो दोस्तों डपोर शंख कहलाता है बे सिर पैर की बातें करने वाला, यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, ठीक है। बे सिर पैर की बातें करने वाला, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष, उन्मेष यानी कि 34 का आंसर बताना है, ठीक है। उन्मेष और 34 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये जो उन्मेष में उपसर्ग प्रयोग हुआ है दोस्तों
वो हुआ है उद। उद यानी कि बी नंबर, ठीक है, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रोद रस का स्थायी भाव क्या है? रोद रस का स्थायी भाव बताना है। आपने रस के स्थायी भाव पढ़े होंगे, है ना। भरत मुनि ने 8 रसों की संख्या बताई है, 9वां रस शांत रस जोड़ा गया, और दोस्तों फिर भक्ति रस और आपका वात्सल्य रस आ गया, तो यहाँ सिर्फ 11 रस हो जाते हैं। यहाँ पर रोद रस का अर्थ बताना है, ये रोद रस का स्थायी भाव बताना है, और 35 का आपका बिल्कुल सही आंसर होता है क्रोध। रोद रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, है ना दोस्तों। रोद रस और वीर रस में यही अंतर होता है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और क्रोध जो होता है वो रौद्र का होता है। क्रोध रोद रस में क्या होता है दोस्तों, किसी को क्या पहुंचाना, हानि पहुंचाना, है ना, और वो क्रोध ऐसे होता है। लेकिन जो वीर रस होता है इसमें कुछ कर गुजरने का भाव होता है, कुछ कर गुजरने का भाव होता है वीर रस में, और रोद रस में हानि पहुंचाने के लिए क्रोध आता है ना, किसी के प्रति क्रोध आता है, तो वो होता है रौद्र। और वीर रस के उदाहरणों में आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस छंद के 4 चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, दोहा, रोला, सोरठा या फिर चौपाई, यानी कि 36 का उत्तर बताना है, वह क्या कहलाता है। तो ये तो सभी को पता है कि जिस प्रत्येक चरण में इसके क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं, और उसे कहते हैं चौपाई, है ना। और डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, चौपाई। चौपाई के चारों चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है ना। जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे, इस पंक्ति में अलंकार का चयन करना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 37 में, और 37 में आपको पता होगा, जेते तुम तारे ते नभ में ना तारे, यहाँ पर तारे तारे शब्द 2 बार आया है, और तारे तारे के अलग अलग अर्थ निकले हैं। एक तारे का अर्थ अलग है, एक तारे का अलग अर्थ है। तारे मतलब तरना, तारना, और तारे मतलब आकाश के तारे, दोनों के अर्थ अलग हों, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है, कौन सा हो जाता है, यमक अलंकार, है ना। यानी कि जो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अगला है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, बाघ का शुद्ध रूप क्या होगा। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या फिर 26 का ये ही सही होगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति सही होगा मांगीलाल जी। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ का शुद्ध रूप बताना है प्रश्न क्रमांक 38 में, और 38 का आपका सही है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीते हैं यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, सुनील शर्मा जी, ठीक है। अगला बताना है आपको, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं। इंद्रजीत या फिर इंदु या फिर जितेंद्रिय, यानी कि 39 का उत्तर बताना है, और 39 का जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो होगा इंद्रजीत, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जो मोक्ष चाहता हो वो क्या कहलाएगा, मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहा जाएगा। चार विकल्प में से चयन करना है दोस्तों हमें, जो ठीक है। तो आपका जो उत्तर होगा प्रश्न क्रमांक 40 में, बहुत बढ़िया, 40 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमुक्षु यानी कि ए नंबर, ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना।
तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक